हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी बार बार कमेंट करके बोल रहे हो सर हमारी हिंदी कंप्लीट करा दीजिए, तो प्यारे बच्चों मैं आपकी हिंदी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराने वाला हूँ। विश्वास रखिए, अगर आप मेरे साथ हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आप देखेंगे आपका हिंदी का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ, ठीक है। चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, बीडीओ का एग्जाम हो, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, यूपी टेट, सी टेट या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आप देखेंगे आपका हिंदी का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अब एसएससी जीडी वाले बच्चे कहेंगे सर आप वर्णमाला पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, एसएससी जीडी में वर्णमाला नहीं पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस बार अगर एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा इस बार संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट में विशेषण से भी क्वेश्चन पूछा गया था। जबकि आप इससे पहले जो एसएससी जीडी के एग्जाम होते थे उसमें संज्ञा विशेषण से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आपको पूरी हिंदी बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे और क्वेश्चन पूछ लिया, फिर अगर नहीं पढ़ा और क्वेश्चन आ गया तो हम क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन भी हमारा गलत होता है और बच्चे सही करेंगे तो हम बहुत बच्चों से पीछे हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप हिंदी को अच्छे से कंप्लीट कर लें एक बार, फिर आप किसी भी एग्जाम में जाएं आपका बहुत अच्छे से हिंदी रहेगा, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला, ठीक है। किसको पढ़ेंगे? वर्णमाला को। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हमारा टारगेट रहेगा प्यारे बच्चों, वो हमारा टारगेट रहेगा यूपी पुलिस, ठीक है। किसको टारगेट कर रहे हैं हम? वैकेंसी को, यूपी पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे यूपी पुलिस के हैं, ठीक है। अब यूपी पुलिस कह रहा हूँ तो ये मत सोचना सर ये हिंदी यूपी पुलिस के लिए ही है। प्यारे बच्चों, किसी भी एग्जाम में आप जाना, हिंदी का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट मैं जो इसको कंप्लीट कराऊंगा वो यूपी पुलिस के एग्जाम तक ही कंप्लीट करा पाऊंगा। अब यूपी पुलिस को क्यों टारगेट कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है मैंने रीजनिंग रीजनिंग पढ़ाई है कितनी, 178 वीडियो आपको रीजनिंग की मिल जाएंगी, ठीक है। रीजनिंग, क्योंकि यूपी पुलिस में जो है रीजनिंग का सारा खेल होता है, रीजनिंग और हिंदी का। जो बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो 178 वीडियो मैंने रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट कराई है। जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, 178 वीडियो जिस प्ले लिस्ट में हो उसको जाकर अच्छे से कर लेना। आप देखेंगे 56 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे तो आप 50 प्लस कर रहे होंगे, ठीक है, 50 प्लस आराम से करेंगे। और हिंदी की मैं गारंटी लेता हूँ 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हर बच्चा 35 प्लस करेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे 37 में 37 भी करेंगे, ये मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ, ठीक है। इन दो सब्जेक्ट को मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों में आप देखना इससे कम स्कोर नहीं रहेगा आपका, अगर आपने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट किया और अच्छे से नोट्स अपने तैयार किए हैं तब, ठीक है। बात रहेगी मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं 8 से 10 चैप्टर करा दिए हैं, उसको भी कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। क्योंकि मैंने रीजनिंग की न्यू बुक शुरू की थी तो आपने देखा होगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे जो हम पहले कर चुके हैं, तो मैंने उस बुक को वहीं पर रोक दिया। अब हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, जो भी नए टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं प्रैक्टिस सेट में ले लूंगा। तो प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाना रीजनिंग वाला, और उन वीडियो को जो 178 वीडियो उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मैंने कहा था ना कि अमरोहा क्लासेस से मुझे यूपी पुलिस का टॉपर निकालना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आपको अच्छे से पढ़ लेना, जितना पढ़ा रहा हूँ बस इतना कर लेना है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा है अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरीके से जो पढ़ाने वाला हूँ आपको, अब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पहले जब मैं पढ़ाता था बोल के पढ़ाता था कुछ चीज़ें, तो कुछ बच्चे लिख नहीं पाते थे, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपके नोट होंगी, तो इस तरीके से बिल्कुल जैसे जैसे लिख रहे हैं इसी तरीके से टॉपिक वाइज हमको नोट्स बनाने, बहुत अच्छे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 पेन का आपको यूज करना है, रेड का यूज कर सकते हो, ब्लैक का, ब्लू का, ठीक है, जिससे नोट्स अच्छे से बने होते हैं तो हमें एग्जाम टाइम पे पढ़ने में बहुत आसानी होती है और अच्छा भी लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए नोट्स को अच्छे से तैयार रखेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं, आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, वर्णमाला। अगर किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। अभी नहीं मिलेगी, फिलहाल में अभी नहीं मिलेगी, कुछ दिन बाद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी जब हम 2 से 3 चैप्टर कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ तो हाथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो को रोकेंगे और एक एक चीज को लिखते हुए चलेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी अच्छे से सुनते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले अपना पहला चैप्टर, वर्णमाला डाल देंगे, और आपको ये भी बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है और पहले किस टाइप से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे हम। वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह
कहलाते हैं। प्यारे बच्चों क्या कह दिया इसने परिभाषा में, ये अच्छे से समझेंगे। इसने बोला वर्णों, अक्षरों और लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपने इंग्लिश की वर्णमाला देखी होगी, अंग्रेजी वर्णमाला आपने देखी होगी, टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की मैं बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। कहाँ से आप कहेंगे सर ए से चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हम जाते हैं। कहाँ तक बाबू, कहाँ तक जाते हैं, जेड तक। ठीक है, तो ये व्यवस्थित क्रम हमारा एक के बाद बी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरीके से हम कहाँ तक जाते हैं, जेड तक। तो ये हमारा क्या हुआ, व्यवस्थित क्रम हुआ। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो हमें इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्णमाला। प्यारे बच्चों अगर ये ऐसे ना होके पहले बी फिर ए फिर डी फिर सी, इस तरीके अगर मैं लिखता हूँ तो क्या ये व्यवस्थित क्रम है वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का? आप कहेंगे सर नहीं, ये अव्यवस्थित क्रम है। तो इसको हम बोलेंगे वर्ण समूह, मतलब वर्णों का समूह है, ये वर्णमाला नहीं है। क्लियर हुआ इस चीज से? अब आप हिंदी में समझेंगे तो आप देखेंगे का, खा, गा, घा और कहाँ तक होती है वर्णमाला, गा ज्ञानी तक। ठीक है, कहाँ तक, ज्ञानी तक। तो प्यारे बच्चों ये व्यवस्थित क्रम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। अगर ये अव्यवस्थित क्रम हो, घा, चा, मा, ता, पा, इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर ये अव्यवस्थित क्रम होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे वर्ण समूह। क्या बोलेंगे, वर्ण समूह। प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, जो पिछली बार यूपी पुलिस में बना था उसमें पूछा गया था वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन में था वर्णमाला, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया था। हो सकता है इस बार क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए, अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तब भी आप क्या कहेंगे, वर्णमाला। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो पढ़े होते हैं वो ये पढ़े होते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो अब क्या बन सकता है, अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर वर्णमाला। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और उसको हार्ड करना हुआ तो वो ऐसे कर देगा, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तब भी आप कहेंगे सर वर्णमाला। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन को किसी तरीके से भी वो घुमा सकता है। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलेंगे, अब देखेंगे वर्ण होता क्या है। ठीक है, वर्ण होता क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बड़े बड़े टीचर वर्ण और अक्षर में अंतर नहीं बता पाते, वो बच्चों को गुमराह कर देते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। ठीक है, वो बच्चों को गुमराह करते हैं। कितने बड़े टीचर के पास आप चले आओ, वो क्या करेंगे, कहेंगे वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। कैसे होते हैं एक, मैं आपको अंतर करने की पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा हर बच्चा आज क्लियर कर पाए वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। वर्ण की डेफिनेशन कहती है उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, वर्ण बोला जाने वाला छोटे से छोटा टुकड़ा है। ठीक है, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके। तो प्यारे बच्चों सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर जो होंगे वो क्या होंगे, वर्ण होंगे, क्योंकि इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते। अब मैं आपसे कहता हूं क्या ये जो व्यंजन है क्या ये वर्ण है, बताओ आप। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे नहीं। तो जो बच्चे हाँ कहेंगे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस परिभाषा में लिखा है उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके, जबकि हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। केक के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस स्वर आ जाएगा, अस्वर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, तो ये वर्ण नहीं होगा। ठीक है, ये वर्ण नहीं होगा। वर्ण कौन सा होगा, ये वर्ण होगा, क्योंकि हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जब इसके नीचे हलंत लग गया प्यारे बच्चों तो अब हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको वर्ण बोलेंगे। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब अक्षर को क्लियर कर लेते हैं, फिर और मैं आपको डीप बताऊंगा कि इनमें कैसे अंतर है। जिसका क्षर ना हो सके, जिसका क्षर ना हो सके अर्थात जिसका कभी नाश ना हो। अच्छे से डेफिनेशन समझेंगे, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही सांस अर्थात एक ही प्रयास में होता है, उन्हें अक्षर कहा जाता है, उन्हें अक्षर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे सभी स्वर वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वो वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। तो अब मैंने इसकी बात करी थी का की, तो प्यारे बच्चों क्या है ये, आप कहेंगे सर ये अक्षर है।
क्या है ये? अक्षर है, क्योंकि इसका उच्चारण जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस में होता है, का, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। आप इसको याद रखेंगे, ये भी क्या है? अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। ये प्यारे बच्चों सभी अक्षर होते हैं। अब इसमें अंतर कैसे करेंगे और डिटेल में समझिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कोई शब्द राजा, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, जो कहते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक शब्द राजा। अब इसमें मुझे बताएंगे राजा शब्द में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। जब ये जो बताता है कि एक ही होते हैं, तो एक होते हैं तो मतलब दोनों सेम होने चाहिए, वर्ण भी बराबर होने चाहिए और अक्षर भी। बताओ मुझको, अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करता हूँ, कुछ बच्चों से वर्ण विच्छेद करना आता होगा, कुछ से नहीं आता, तो जिनसे नहीं आता मैं बाद में सिखा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि वर्ण विच्छेद से भी क्वेश्चन बन जाता है। जब मैं राजा का वर्ण विच्छेद करता हूँ तो आपको पता है ये रा है और इसके साथ स्वर लगा है आ, तो जब भी स्वर लगा हो तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस स्वर आ जाएगा आ, ठीक है, प्लस जा है ये, तो इसके नीचे हलंत लगाऊंगा, इसके साथ स्वर आ जाएगा आ, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अगर मैं अब आपसे पूछता हूं, राजा शब्द का वर्ण विच्छेद आपने कर लिया, ठीक है, इसमें कितने वर्ण हैं? तो आप कहेंगे सर एक वर्ण ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 और 4। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। और प्यारे बच्चों अक्षर पूछूं तो आप कहेंगे सर ये तो अक्षर होगा नहीं, ये भी अक्षर नहीं होगा, 1 2। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। वर्ण कितने? 4, अक्षर कितने हैं? 2। तो बताओ यहाँ से अलग अलग कैसे हुई ये? ठीक है, समझ रहे हो या नहीं? बिल्कुल, आप कहीं से बिल्कुल समझ गए। राजा था, ठीक है, तो अक्षर पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं, एक अक्षर ये हो गया, एक अक्षर ये हो गया, क्लियर। अब मैं एक शब्द आपको लिखता हूं, राहुल, ठीक है, राहुल। इसमें बताना है कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। आप कहीं सर वर्ण विच्छेद करेंगे सबसे पहले, तो रा के नीचे हलंत आ जाएगा, प्लस इसके साथ कौन सा स्वर लगा है? आ स्वर लगा है, आ गया, प्लस है के नीचे हलंत आ जाएगा, कौन सा स्वर लगा है इसके नीचे? कौन सा ऊ लगा? छोटा ऊ बड़ा ऊ? आप कहेंगे छोटा वाला ऊ, तो ऊ आ जाएगा, प्लस फिर लय का करेंगे, तो लय के नीचे हलंत आएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में एस स्वर छुपा होता है, तो अब ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्ण विच्छेद हो गया राहुल का। अब मुझे बताएंगे इसमें कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। आप जब वर्ण गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 वर्ण कितने प्यारे बच्चों? राहुल में कितने वर्ण गिने आपने? राहुल कितने वर्ण हैं? आप कहेंगे सर 6 वर्ण हैं। अक्षर पूछूं तो आप कहेंगे सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अक्षर हो गए 3, वर्ण कितने हो गए? 6। अक्षर पूछेगा तो कितने हो जाएंगे? अक्षर हो जाएंगे 3 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अंतर आपको पता चला, वर्ण विच्छेद से भी आप अंतर पता कर सकते हैं। ये वर्ण विच्छेद बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो क्लियर हुआ इसमें वर्ण और अक्षर में अंतर? क्लियर हो जाना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको नोट्स अच्छे से तैयार करने हैं। इसी तरीके से मैं इसलिए इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना आए नोट्स तैयार करने में। अब शब्द की बात करेंगे प्यारे बच्चों, शब्द क्या होता है? डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है, 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा शब्द, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे 3 अक्षर लिखे हैं, ये 3 लिखे हैं, सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकल सके। सार्थक मेल मतलब जिसका कोई अर्थ निकल सके। अगर मैं इनको ले के मैं ऐसे ही लिख देता हूं लकम, क्या कुछ अर्थ निकल रहा है? आप कहेंगे सर नहीं, तो इसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। अगर मैं पहले कै को लिख दूं, ठीक है, फिर ले को लिख दूं, फिर मैं को लिख दूं, तो ये बन जाएगा कलम। कलम कोई अर्थ होता है? हम कहेंगे सर बिल्कुल, कलम तो हम जानते हैं। तो कलम प्यारे बच्चों अर्थ निकल रहा है ना, तो ये क्या हुआ? इनका सार्थक मेल हुआ। सार्थक मेल हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? हम शब्द बोलेंगे। जैसे कमल, जैसे कमल बन गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? सार्थक मेल हो गया, मतलब जिसका कोई अर्थ निकल सके प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्लियर है? अब जो वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं उनको भी ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन बन जाता भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो प्यारे बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण। प्यारे बच्चों जैसे ये कै है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। लिखित इकाई को क्या बोलेंगे हम, वर्ण बोलेंगे। और मैंने कै आपसे बोला कै, ठीक है। जब आपने ये सुना, जब आपने सुना तो आपको क्या ध्वनि सुनाई दी ना, तो मौखिक रूप को जो मैंने बोला उसको क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे। याद रखें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। ठीक है, नोट करके रखेंगे इनको सभी को। आगे चलेंगे, अब डालेंगे वर्ण के भेद। ठीक है, हेडिंग डालेंगे वर्ण के भेद। प्यारे बच्चों वर्ण के दो भेद होते हैं, क्वेश्चन बन जाता है वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, स्वर को संस्कृत में अच भी कहा जाता है और व्यंजन को हल कहते हैं। क्लियर है। सबसे पहले स्वर को जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, मतलब किसी की आवश्यकता ना लेनी पड़े, किसी की सहायता ना लेनी पड़े, उसे क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। जैसे ए, आ, ई। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। बहुत डिटेल में अभी आपको समझाऊंगा, बस आप इतना समझिए। ठीक है, इन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब व्यंजन क्या कहता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, क्वेश्चन बना है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, आप कहेंगे तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में ए ध्वनि अंतर्निहित रहती है, मतलब छिपी रहती है। ए के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ए के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। क्लियर है। जैसे मैंने देखा, इसको देखा, ठीक है, तो इसका जो है ये बोला जा रहा है किसकी सहायता से बोला है, स्वरों की सहायता से। क्योंकि ये मैं जब इसको तोड़ता हूं तो इस तरीके से टूटता है, तो ये किसकी सहायता से बोला, इसकी सहायता से बोला ना, ए स्वर की। और इसमें यही लिखा था जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में ए ध्वनि छिपी होती है, जैसे ये छिपी हुई है। ठीक है, अगर आप ख को लिखेंगे तो खा को भी ऐसे ही लिखेंगे, हलंत, सॉरी, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके नीचे हलंत लग जाएगा, प्लस इसमें कौन सी ध्वनि छिपी होगी, ए ध्वनि छिपी होगी। गा को लिखेंगे, गा को भी ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो स्वर को जानेंगे और कल हम व्यंजन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम किसको कंप्लीट करेंगे, स्वर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे स्वर। ठीक है, इस तरीके से नोट्स मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है कि शायद ही कोई कर पाएगा यूट्यूब पर इतनी। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच देंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वरों की संख्या की, फिर बात करेंगे भेद की, फिर बात करेंगे मात्राएं की। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, पहले इसको निपटा लेते हैं। संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है, 11 होती है। अब कौन सी होती है, कुछ बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर मैं मान के चलता हूँ जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, यूपीएससी की, वो ज़्यादातर जो आते हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम जब हम पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं तो हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता है। स्वरों को जब हम पढ़ते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ऊ, ऋषि, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये इस तरीके से छोटा ए बड़ा ए बोल देते हैं, छोटा ओ बड़ा ओ भी इनको बोल देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से प्यारे बच्चों आप याद रख सकते हैं, मैं आपसे कहूंगा उस तरीके से आपको याद रखना, आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, आपको अगर इस तरीके से याद होता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ाऊ री, छोटा ए बड़ा ए छोटा ओ बड़ाऊ, इस तरीके से याद, तो इस तरीके से याद रखिए जैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ए, आ, ई, उ, ऊ, इस तरीके से मत रह जाना, कभी आप बोलने में रह जाओ। मैं आपसे कहूंगा याद होना चाहिए आपको।
ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करना, आपसे वहां बुलवाएगा नहीं वो। क्लियर। अब इसमें से कितने हो गए, इनकी संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 11 हो या नहीं, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। अब इसमें से याद रखेंगे दोनों ई और री, दोनों ई और री ऋषि, ये जो होता है प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। क्वेश्चन बन जाता है निम्न में स्त्रीलिंग वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से एक दे देगा और आपसे पूछ लेगा। और आपको याद रखना है छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इनको प्राकृतिक स्वर भी बोलते थे। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में प्राकृतिक स्वर कौन सा है। और इसको क्या बोलते हैं, उदासीन स्वर भी बोल देते हैं, कि क्या बोल देते हैं, उदासीन स्वर। क्लियर। और 2-3 बातें याद रखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन अगर बोलता है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, अगर क्वेश्चन वैसे ही बोला कि स्वरों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में अगर 11 है तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रखी उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 है। कितनी है, 10 है। अगर बोलेगा मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, मात्रा के आधार पर, तो आप कहेंगे सर 10 है। क्योंकि ये जो स्वर होता है प्यारे बच्चों, ए स्वर जो इसको हम बोल देते हैं, ये जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आप देखेंगे इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए याद रखेंगे इसको अमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अमात्रिक नोट करके लिखेंगे, अमात्रिक स्वर भी इसको कहते हैं। ठीक है, अमात्रिक स्वर भी इसको कहते हैं। तो इसलिए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछेगा तो 10। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से है परंपरागत, मूलतः या सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप कहेंगे सर 13। 13 कैसे, 11 तो यही, 11 तो ये हैं, फिर दो जो जुड़ जाते हैं इसमें अयोग बहा जुड़ जाते हैं, अंग और आहा, अंग और आहा, तो इसलिए कितने वाले टोटल 13 माने जाते हैं। ठीक है, परंपरागत, मूलतः या सामान्यतः अगर वर्ड यूज करा उसने, तब आपको कितना टिक करना है, 13 टिक करना है। क्लियर। अगर वैसे ही पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपको 11 पे लगाना है। क्लियर। अगर क्वेश्चन में कहा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या, तो आप कहेंगे सिर्फ 10 है, क्योंकि उन्होंने क्या करा प्यारे बच्चों, इस री को स्वर नहीं माना, इसको स्वर नहीं माना। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हुई। अब प्यारे बच्चों इसके भेद की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बन जाता स्वर के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 3, 3 भी और 2 भी, 2 कब और 3 कब ये भी समझेंगे। वैसे कितने होते हैं, कुल 3 होते हैं, एक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्वेश्चन में अगर बोला जाता है कि स्वर के भेद कितने होते हैं, अगर ऑप्शन में 3 है तो आपको 3 टिक करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला गया मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार के होते हैं। किसके, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगर क्वेश्चन में बोला उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो आप कहेंगे सर 2 प्रकार के, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर प्लुत को काउंट नहीं किया जाता। क्लियर है, दोनों क्लियर। अब मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं प्यारे बच्चों कितनी, स्वरों की कितनी मात्राएं होती है, क्वेश्चन बन सकता है 10 मात्राएं होती हैं, क्योंकि मैंने कहा इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसको इसलिए अमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब मैंने इनकी सबकी मात्रा लिखी, इसकी इस तरीके से मैंने गुणा का निशान लगा दिया, कोई मात्रा नहीं होती। इस आ की जो मात्रा होती है वो इस तरीके से होती है, जैसे हम लिखते हैं का। ठीक है, तो ये आ की मात्रा इस वाले की होती है। अब ये ई की मात्रा जो होती है छोटी ई होती है, तो छोटी ई की मात्रा जो होती है प्यारे बच्चों किधर से चढ़ती है, जैसे मुझे की लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये छोटी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा प्यारे बच्चों मुझे की लिखना है, अगर मैं इधर से मात्रा चढ़ाऊंगा ये वाली मात्रा, तो ये बड़ी ई की होगी। ठीक है, छोटे यू की मात्रा अगर मैं कू लिखता हूँ इस तरीके से, तो बाबू ये छोटे यू की मात्रा है। अगर मैं इस तरीके से कू लिखूंगा तो ये बड़े यू की मात्रा है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये मैंने मात्रा यहाँ लगा दी हैं। अब ये री की मात्रा जो होती है वो इस तरीके से होती है, जैसे मैं कृपा लिखता हूँ तो इस तरीके से ये जो मात्रा होती है वो री की होती है। ठीक है, और इसकी मात्रा आप जानते हैं, ये जो मात्रा लगी है जैसे कै के ऊपर मैं लगा देता हूँ, तो ये एक मात्रा जो लगी है वो ये वाली मात्रा है। अगर मैं इसके ऊपर 2 मात्राएं लगा देता हूँ तो ये इसकी मात्रा हो जाती है। अगर मैं इस तरीके लिख देता हूँ को, तो ये इसकी मात्रा हो जाती है। अगर मैं एक और लगा देता हूँ तो ये इसकी मात्रा हो जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मात्राएं आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब डाल देंगे स्वर के भेद। प्यारे बच्चों क्या डालेंगे, स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद बताए थे मैंने, अभी आपको 3 बताए थे। ठीक है, मात्रा के आधार पर 3, उत्पत्ति के आधार पर 2, तो हम तीनों की बात करेंगे।
सबसे पहले डाल देंगे ह्रस्व, दूसरा क्या बताया था दीर्घ, तीसरा प्लुत बताया था प्यारे बच्चों। ह्रस्व के 3 नाम होते हैं, ह्रस्व स्वर भी बोल सकता है, लघु स्वर भी बोल सकता है, या मूल स्वर भी वो बोल सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या अगर पूछेगा तो संख्या होती है 4। कौन कौन सी? ए, ई, उ, री। कितनी होती है संख्या? 4 होती है इनकी, याद रखेंगे। ठीक है, ह्रस्व भी बोल सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, या क्वेश्चन ये भी कह सकता है निम्न में ह्रस्व स्वर कौन सा है। 4 ऑप्शन देगा, 4 में से इनमें से एक को वो डाल देगा, जो मैं आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा सब। बस आप अभी नोट्स तैयार रखिए और इन्हें अच्छे से रट लीजिए। दूसरा बात करेंगे दीर्घ स्वर की। दीर्घ को गुरु स्वर भी कहा जाता है, संधि स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है, संधि स्वर भी कहा जाता है। कभी आप दीर्घ पता हो और वो कह दे निम्न में गुरु स्वर कौन सा, तो अब एक ही बात होती है, दीर्घ बोल दे, गुरु बोल दे, या संधि स्वर बोल दे। इनकी संख्या कितनी है? 7 होती है। आपको पता है 4 ये आ गए हैं, और 11 में से जो बच गए 7 वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर। क्लियर है? अब विलुप्त स्वर को, इसको विलुप्त स्वर माना गया है, विलुप्त, बिल्कुल विलुप्त मान लिया गया है इसको। मतलब हिंदी में इतना यूज नहीं होता, बस कुछ विद्वान बताते हैं इसका यूज यहाँ होता है, इसको ऐसे बोलते हैं, बट आपको इतने डिटेल में नहीं, बस आपको याद रखना कि एक भी विलुप्त स्वर भी है कोई हिंदी में। ठीक है, इसको विलुप्त माना गया है। जैसे आप कोई बोलते ओम, राम, इस तरीके जब खींच के बोलते हैं, या आप किसी को पुकारते हैं, जैसे कोई दूर है, जैसे रोहन बहुत दूर है तो आप कहेंगे रोहन, इस तरीके से खींच के बोलेंगे ना, तो उसको क्या, वहां पे कौन सा स्वर काउंट किया जाता है? पुलुत स्वर। क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन बना है, किसी का नाम पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो बाबू वो कौन सा स्वर है? पिलुत स्वर है। कौन सा है वो? पिलुत स्वर है। तो बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है। क्लियर? अब क्वेश्चन यहां से ही बन जाता है। अब यहां से याद रखेंगे, ये तो आपको ये कितने 7 जो है, ये क्या है? दीर्घ स्वर, ये इनको गुरु स्वर बोलते थे, संधि स्वर भी। अब इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर। ठीक है, इसको किसमें? मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही जाति से मिलकर ये बने होते हैं। अब नंबर 2 इनको बांटा गया है, संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। विजातीय मतलब, विजातीय मिश्रित स्वर भी इनको कहते हैं, क्योंकि विषम जाति से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सजातीय स्वर की बात करेंगे। तो सजातीय स्वर बाबू, ये शुरू के 3 जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर बोलते हैं, या मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, तब भी आपको पता होना चाहिए। ये शुरू के 3 जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये 3 जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये 3 जो है इनको क्या बोलेंगे? मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। क्योंकि एक ही जाति से मिलके बने, क्योंकि आ जो मिलके बना, ये ए प्लस ए, इससे मिलके आ बन गया, ई ई बन गया इससे मिलके। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे छोटा ऊ दोनों मिला के जो बन गया बड़ा ऊ बन गया। तो एक ही जाति के हैं ना, एक ही जाति के मिलकर बना है, इसलिए क्या बोलते हैं? इनको सजातीय स्वर बोलते हैं। अब इनको विजातीय स्वर क्यों बोलते हैं, आप समझ गए? क्योंकि विषम जाति से मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए अ, ओ औ। ठीक है, 4 होती है इनकी संख्या। अब आप देखेंगे जो ए जो मिलके बना है, ए प्लस ई से मिलके बना है, जो मतलब विषम जाति के हैं। ए प्लस ए से मिलकर अ बना है, ए प्लस ऊ से मिलकर ओ बना है, ए प्लस ओ से मिलकर औ बना है। ठीक है, तो मतलब ये विषम जाति से मिलकर बने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आपको याद, इन चारों को आपको याद रखना है, कौन से होते हैं? विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। क्लियर है? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, आपसे बार बार कह रहा हूँ। सारे जब भी आपके एग्जाम डेट आएगी, जब आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो मैं टोटल हिंदी की जो है आपकी बिल्कुल टोटल नोट्स जो होंगे, जब तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, टोटल नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, या मैं एक व्हाट्सअप नंबर आपको जल्द दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए, पता चल जाए कि वीडियो आई है सर की, मैंने क्या बताया है। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा टारगेट रहेगा यूपी पुलिस को लेकर। मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो कोर्स खरीदते हैं, आप देखेंगे इतने पैसा देकर आप कोर्स खरीदते हैं, जबकि वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता। कि आप कोर्स खरीद लेते हो, फिर जाकर आप जब उनका पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आप कहते हो यार कहाँ से इतनी क्लासें पढ़ूं, क्योंकि फालतू की क्लासें होती हैं, जहाँ से, जिन क्लासों से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, तो उनके चक्कर में आप जो चीज़ें पढ़नी चाहिए वो भी नहीं पढ़ पाते हैं।
ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूंगा, बस आप इतना पढ़ लीजिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप देखेंगे आप रैंक निकालेंगे यूपी पुलिस में। क्लियर है। तो प्यारे बच्चे मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दूंगा, वो भी आपको ज्वाइन कर लेना, उस पर सारे यूपी पुलिस वाले बच्चे ज्वाइन हो जाने हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी मटेरियल होगा वहां पर आपको मिलता रहेगा। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को। आगे देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यहां पर समझेंगे प्यारे बच्चों ये हीरक स्वर जो होते हैं, लघु स्वर, मूल स्वर, इनका जो उच्चारण करते हैं तो इनमें बहुत कम समय लगता है। कैसे? जैसे ए, ई, उ, री, इस तरीके से हम बोलते हैं, बहुत कम समय लगता है। ठीक है। और प्यारे बच्चों इससे दुगना समय इसमें लगता है। जैसे ए, इसमें बोलो आ, ठीक है, तो इससे दुगना समय लगाना, इसमें लगभग दुगना समय लगता है। ठीक है। ई, इससे दुगना समय लग रहा है ना, इनसे दुगना समय इसमें लग रहा है। तो आप याद रखेंगे इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। और जब इसमें दुगना समय लगता है तो इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। और प्लुत स्वर में इससे तिगुना समय लगता है, लगभग कितना? 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना। तो इसलिए प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कितना? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा वो भी मैंने आगे लिख दिया है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग याद रखेंगे, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, जो मैंने अभी बताया था। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। किसी को पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा था ना, अभी बताया था, किसी को पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सर प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे, आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट हेड डालेंगे अयोग बहा। क्या? अयोग बहा। सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है इनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन सी? अंग और आहा। अंग और आहा। इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती। इनकी गिनती जो है न स्वर में होती है न व्यंजन में होती है, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको होती है, जिसको भी इनकी आवश्यकता होती है उसके साथ लग जाते हैं। ठीक है। तो आपको इसको याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको अनुस्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और प्यारे बच्चों इसको क्या क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे जानते हैं, इसको विसर्ग भी कहा जाता है। तो याद क्वेश्चन बन सकता है निम्न में अनुस्वार स्वर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर अंग। ठीक है। इस तरीके से आप इसका उच्चारण भी याद रखेंगे। इसका उच्चारण जो होता है कहाँ से होता है? नाक से होता है। कहाँ से? नाक से। और इसका उच्चारण जो होता है कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? कंठ से होता है। कहाँ से? कंठ से होता है। ठीक है। ये सारे उच्चारण कल मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, एक एक चीज आपके नोट्स में होगी, ये हमारा वादा है। ठीक है। नेक्स्ट है आगत स्वर। क्या है? आगत स्वर। ये इस तरीके का होता है, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन बन सकता है कहाँ का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ऑफिस होता है। ठीक है। ऑफिस जब हम लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इस तरीके लिखेंगे। प्यारे बच्चों हिंदी में भी हम इस तरीके से लिखने के लिए हम आगत स्वर का प्रयोग करते हैं, ऑफिस जब हम लिखते हैं तो। इसलिए ये बोला है इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर होता है। ठीक है। डॉक्टर हम इस तरीके लिखते हैं इंग्लिश में भी, और डॉक्टर हमने इस तरीके से, डॉक्टर हिंदी में भी हम डॉक्टर ही लिखते हैं। कॉफ़ी हम ऐसे लिखते हैं, कॉफ़ी हम हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं। तो इसका प्रयोग किया गया जाता है अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। पहचान लेंगे बहुत अच्छे से। आगे चलेंगे, अब देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण, सबसे पहले हम बांटेंगे इसको जीभ के आधार पर, नंबर 2 मुखाकृति के आधार पर, और नंबर 3 ओष्ठ के आधार पर। ठीक है। स्वरों को वर्गीकरण करेंगे जीभ के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो पहले हेडिंग डालेंगे जीभ के आधार पर।
जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है जीभ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, जी या जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे सर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्रस्वर या अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्र कैसे याद, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं रहता है। तो अग्र से आप एक चीज याद रखेंगे, अग्रीय, अग्रीय करके याद रख लीजिए इस तरीके से। अग्र का मतलब अग्रीय। तो ये जो ई चढ़ी है याद रखेंगे, दोनों ई आनी है और दोनों ए आने हैं, दोनों ई आनी है और दोनों ए आने हैं। अग्रीय याद रखेंगे, अग्र का मतलब अग्रीय, दोनों ई आनी है, दोनों ई आएंगी छोटी बड़ी और दोनों ए आएंगे, याद रह जाएगा। मध्य में आपको एक ही याद रखना है, केवल ये तो याद रह ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों अग्र आपको याद हो गया, मध्य याद हो गया, तो 11 के 11 स्वर आपके याद होंगे ही। ठीक है, जो बच जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे, केवल री को छोड़कर। री की जगह हमें आगत स्वर आना है, री की जगह क्या आना है, आगत स्वर आना है। याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। अब याद कैसे रहेंगे, अब याद कैसे रहेंगे, समृत का मतलब याद रख लेना सुई या सुआ, सुई याद रख लेना, सुआ याद रख लेना, चलो सुई याद रख लेना। ठीक है, सुई आपने याद रखी तो आपने देखा ये जो दोनों ऊ आने हैं और दोनों ई आनी है, इस तरीके दिमाग फिट कर लेना। समृत का मतलब सुई, समृत सुई, दोनों ऊ आने हैं और दोनों ई आनी है, तो समृत स्वर आपके पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। सुई से याद हो गया समृत। ठीक है, अब आपने किसी के सुई चुबाई तो वो क्या कहेगा, ओए, क्या कहेगा, ओए कहेगा ना, ओए। जब किसी के सुई चुबा कर देख लेना अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो, ठीक है, क्या कहेगा, ओए कहेगा। तो दोनों ओ और ए इसमें आने हैं। ठीक है, ओ और ए इसमें आने हैं। अब विवृत में केवल एक आना है, विवृत में केवल एक आना आ, याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अर्धविवृत में जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे। समव्रत आपने याद रखा, सुई से आधी सुई चुबाएंगे ये बोलेगा। विवृत में आपको पता है, तो जो बच जाएगा वो इसमें आ जाएगा। 11 11 स्वर आपके याद होंगे, बस री की जगह क्या आना, आगत स्वर आना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्रतमुखी, नंबर 2 अव्रतमुखी। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो ऑप्शन से ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। व्रतमुखी कौन से होते हैं, जिसमें होठ व्रत बनाते हैं, और अव्रतमुखी कौन से होते हैं, जिसमें होठ व्रत नहीं बनाते हैं। तो जैसे 4 लिखे हुए हैं तो आप इनको बोलकर देखो। जैसे मैं कह सकता हूँ, निम्न में क्वेश्चन बना देता हूँ, निम्न में व्रतमुखी, व्रतमुखी स्वर है। ऑप्शन ए बोल देता हूं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरीके से आपको ऑप्शन देता हूं। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप बोलकर देखिए। आ को बोलिए आ, क्या होठ पूरा व्रत बना रहे हैं, आप कहेंगे सर नहीं। ई को बोलिए ई, होठ व्रत बना रहे नहीं। ए को बोलिए ए, होठ व्रत बना रहे नहीं। ओ, आप कहेंगे सर होठ व्रत बना रहे हैं, तो व्रतमुखी ये हो जाएगा। अव्रतमुखी बोलेगा तब भी आप बोलकर पहचान लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये हमारे स्वर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। स्वर बस आप इतना अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, व्यंजन को कंप्लीट करने वाले हैं। किसको, व्यंजन को। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी किसकी होगी, व्यंजन की होगी। तो हम वर्णमाला को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं आपको हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूँ, बस इस तरीके से आपको नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके, इसलिए मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। वरना अगर मैं पहले की तरह बोलकर पढ़ाता तो आपको दिक्कत आ सकती थी। ठीक है, कुछ बच्चे लिख पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों राइटिंग भी आपके, मुझे जहाँ तक लगता है समझ में आ रहा होगा। तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आपको क्या करना है पता ही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों पर डिपेंड है इस चैनल को आगे लेकर जाना। ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके लोगों के पास पहुँचाओ वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बच्चा गरीब है उसको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, जब उसको इतनी अच्छी चीज़ें मैं दे पाऊँ जो आपको बड़े चैनल पे ना मिल पाए, जो 2-2 हज़ार के कोर्स खरीद कर आपको लूटते हैं, उस लूट से मैं आपको बचाना चाहता हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने रीजनिंग में इतनी मेहनत की थी, बहुत अच्छे से मैंने मास्टर रीजनिंग की कंप्लीट कराई है बुक आपको। बस उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, केवल आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और जो क्वेश्चन नई बुक में आए हैं उनको मैं प्रैक्टिस में ही ले लूँगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्योंकि अगर मैं नई बुक कराऊंगा तो उससे हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, और उसकी जगह मैं और सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, जैसे मैथ्स हो गया, आपकी जीके हो गई। ठीक है, तो उससे आपको फायदा रहेगा। क्लियर है? तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और याद रखेंगे, इसकी क्लास रेगुलर नहीं होगी, हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वीडियो मिले हिंदी की। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना, चैनल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैनल की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी हिंदी की, आपको रोज आना है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना अगर आपके पास नोटिफिकेशन में नहीं जाता तब भी, जिससे आपको पता चल जाएगा वीडियो आई या नहीं आई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।